इस चैनल पर दिखाई गई सभी वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर और इंटरनेट की सहायता ली गई है। तो आप इन कहानियों से सीख लेने की कोशिश कीजिएगा। कभी भी बुरा काम नहीं करना, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। राजा कलंदर। राजा कलंदर। राजा कलंदर। राजा कलंदर। राजा कलंदर। कॉल डिटेल से पुलिस राजा कलंदर तक पहुंची। शव खाने वाले को सजा। एसडी होल्ड किया है कोर्ट के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर निर्दोषी करार दिया गया है। चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है। न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है। किसका है खोपड़ी, ये भी तो दिखाएंगे। लोग अपनी इच्छाओं को पाने के लिए बलि देते हैं। आपने बहुत सी किताबों में कहानियां पढ़ी होगी या फिर आपके दादा दादी ने बताया हम कि लोग अपनी इच्छाओं को पाने के लिए बलि देते हैं। किसी को ज़्यादा पैसे कमाने की इच्छा होती है, किसी को समाज में ज़्यादा नाम हो, शोहरत हो, या किसी को ज़्यादा बुद्धि पाने की इच्छा है तो वो बलि देते हैं। दरअसल अक्सर हमें ऐसा पुराने टाइम में सुनने को मिलता था। एक तरह से जानवरों की बलि देना एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर वही जानवर की जगह कोई इंसान की नर बलि देने लग जाए तो बहुत ही सोच सकते हो कि कितनी दर्दनाक बात हो सकती है, कितना खौफ वाला बात हो सकती है। दरअसल आज की कहानी में एक ऐसी नर पक्षी के बारे में जानेंगे जो इंसानों को मार कर खाता था। जी हाँ दोस्तों, मैन ईटर भी इसको कह सकते हैं। इस आदमी ने 1-2 नहीं बल्कि 14 हत्या करी है, और हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने ऐसा तरीके से लगा देता जिसके बारे में सोचकर आपका रूह कांप जाएगी। दरअसल ये किलर पहले इंसानों को मारता था, उसके बाद उसके शरीर से धड़ को अलग कर देता और उस खोपड़ी को सूप बनाकर पिया करता था। जी हाँ, इसको ब्रेन ईटर भी कह सकते हैं। आई नो ये स्टोरी कुछ ऐसे है कि आपके सेंटीमेंट को हर्ट कर सकता है। अगर आप इस तरह का कंटेंट नहीं देखते तो आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है, तो थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो एडजस्ट कर लेना। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 दिसंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक छोटा सा गांव था शंकरघटना था। वहाँ पे एक धीरेन्द्र सिंह नाम के पत्रकार रहा करते थे। धीरेन्द्र सिंह का गांव में काफी ज्यादा नाम था, काफी लोग जानते थे। जब धीरेन्द्र सिंह का फैमिली तो वो एक मिडिल क्लास था, उनके घर वाले खेती करते थे, गाय पालते। धीरेन्द्र सिंह काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग थे, इसी वजह से उनके गाँव में और उनके ऑफिस में काफी ज्यादा उनकी इज्जत थी। और धीरेन्द्र सिंह लोकल रिपोर्टर थे, तो रिपोर्टिंग की वजह से कई दिनों तक वो घर से बाहर जाया करते थे। लेकिन वो जब भी घर से बाहर जाते वो अपने फैमिली, अपने घर वाले को इन्फॉर्म करके जाते थे। लेकिन जब वो 14 दिसंबर को रिपोर्टिंग के लिए घर से बाहर जाते हैं तो अपने घर वाले को बता के नहीं। घर वाले काफी लंबे टाइम तक इंतजार करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र सिंह का कुछ अता पता नहीं। उस समय लोगों के पास फोन बहुत ही रियल लोगों के पास ही हुआ करता था, क्योंकि आप लोगों को तो पता है सन 2000 में गिने चुने लोगों के पास ही फोन हुआ करता था। लेकिन जब धीरेन्द्र सिंह के पास फोन लगाया जा रहा था तो फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब घर वालों को चिंता हुई और दफ्तर जाकर पता करा, दफ्तर वालों ने घर वालों को समझाया कि रिपोर्टिंग की वजह से कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है, आप इंतजार कीजिए, धीरेन्द्र सिंह कुछ दिनों में घर वापस आ जाएंगे। जब पुलिस ने एफआईआर लिया और अपनी तरफ से छानबीन चालू करा तो पहले दोस्तों, दफ्तर और परिवार वालों से पूछताछ किया। किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी, किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। भाई पुलिस ने अपने तरफ से छानबीन चालू कर दिया, लेकिन शायद पुलिस वालों को ये नहीं पता था कि ये छानबीन काफी लंबे समय तक चलने वाला है, और ये छानबीन एक ऐसे शख्स के ऊपर जाएगी जो कि 14 आदमियों को मारकर खा चुका है। जी हाँ दोस्तों, नरबक्षी के ऊपर जाएगा। पुलिस वाले को कहीं से भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था और पुलिस से प्रेशर बनता जा रहा था, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह का लोकल गांव में काफी ज्यादा पकड़ थी और एक लोकल रिपोर्टर गायब होना कोई मामूली बात नहीं था। तो पुलिस को चारों तरफ से प्रेशर बन रहा था। जो धीरेन्द्र सिंह गोरसदा की रिपोर्ट थी वो किरणगंज थाने में दर्ज हुआ था। जब पुलिस वाले धीरेन्द्र सिंह को लेकर छानबीन कर रहे थे तो पुलिस वालों के सामने एक अजीब सा पैटर्न आया। उस पैटर्न में यह था कि इलाहाबाद से कुछ सालों में कई लोग गायब हो चुके। खैर पुलिस वालों का इनमें तो कोई आपस में लिंक नहीं दिखा, लेकिन ये जरूर था कि वहां से कई लोग गायब हो रहे हैं। वो लोग कहाँ जा रहे हैं उनको कुछ अता पता नहीं लग रहा। पुलिस वालों ने जब और तहकीकात की तो तहकीकात में यह पता चला कि करीब इलाहाबाद में 1 साल के अंदर में 12-13 लोग गायब हो चुके हैं। ये जो 12-13 लोग गायब हुए थे यह एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे। पुलिस ने इनके केस को बंद कर दिया था क्योंकि इनके केस में कुछ सबूत मिला नहीं और न ही इन पर जांच पर ध्यान दिया गया। 19 दिसंबर 2000 3 दिन हो चुके थे धीरेन्द्र सिंह को गायब हुए, लेकिन पुलिस वालों के हाथ में कोई सभी सुराग हाथ नहीं लगा। तब पुलिस वालों ने सोचा क्यों ना धीरेन्द्र सिंह को कॉल हिस्ट्री निकाल के देखा जाए, क्या पता कॉल हिस्ट्री में कोई सुराग हाथ में लगे। जब कॉल हिस्ट्री निकाली गई तो जितना भी कॉल आया गया था लगभग सब नॉर्मल था। आई नो उसमें कुछ शक करने वाली चीज था नहीं, लेकिन एक कॉल लैंडलाइन नंबर का था। एक कॉल नॉर्मल कॉल नहीं था, क्योंकि यह कॉल आया था रात को 1 बजे और इससे कुछ टाइम बाद धीरेन्द्र सिंह ने वापस कॉल बैक किया। आखिरकार जब पुलिस वालों ने इसी कॉल डिटेल्स निकाली तो पता लगा कि यह नंबर है फूलन देवी का। एक्चुअली जो फूलन देवी थी वो गांव का ग्राम सभा का चुनाव लड़ती थी और वो चुनाव जीतती भी थी। आप समझ सकते हैं पॉलिटिकल को रात को 1 बजे पत्रकार को कॉल करना ये थोड़ा अजीब बात है। जब पुलिस वाले फूलन देवी के घर जाकर पूछताछ किया तो फूलन देवी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र सिंह नामी किसी व्यक्ति को मैं जानती नहीं,
लेकिन जो फूलन देवी के हस्बैंड थे उन्होंने कहा कि हाँ, मैं धीरेन्द्र सिंह नाम के व्यक्ति को जानता हूँ, वो मेरे मित्र हैं, अक्सर वो चुनाव में आते हैं न्यूज़ को कवर करने के लिए, तो इस वजह से हमारी थोड़ी बहुत जान पहचान है। उनके हस्बैंड ने कहा हम मित्र तो थे लेकिन इतने भी खास मित्र नहीं थे, हम बाहर ही मिलते थे, हमने घर पे आज तक नहीं मिला। जब पुलिस वालों ने बताया कि धीरेन्द्र सिंह 3 दिनों से लापता है तो उनके हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि उनके लापता होने में मेरा हाथ नहीं है। लेकिन पुलिस वालों को फूलन देवी के हस्बैंड से बात करते हुए थोड़ा उस पर डाउट हुआ। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है तो उसने बताया राम निरंजन। पुलिस वालों को राम निरंजन पर शक हो गया था, तो पुलिस वालों ने इस पर नजर रखना चालू कर दिया। पुलिस वालों को राम निरंजन पर तो शक हो गया था लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि पुलिस वालों के पास ऐसा कोई सबूत तो था नहीं। अब पुलिस वालों का काफी ज्यादा प्रेशर बनना था क्योंकि धीरेन्द्र सिंह को लापता हुए कई दिनों तो हो गए थे, उनका कुछ आता पता नहीं चला। तो पुलिस वालों ने सोचा जो 10-12 लोग गायब हुए हैं क्यों ना इनके फाइल ढंग से खोल के चेक किया जाए कि आखिर ये लोग कैसे गायब। धीरेन्द्र सिंह बेड़े गांव के रहने वाले थे। जब बेड़े गांव के न्यूज़पेपर में धीरेन्द्र सिंह के बारे में खबर छपा तो पुलिस पे काफी ज्यादा प्रेशर बनने लग गया। पुलिस ने उन सभी लापता लोगों की फाइल निकाली और एक एक करके जांच करने लग गए, जिसमें पहला व्यक्ति थे कालीचरण गार्ड का जॉब किया करते थे। दूसरे व्यक्ति थे संतोष जी जो कि टाटा समूह चलाया करते थे। तीसरा व्यक्ति है मोइन जो कि ब्लैक मैजिक, काला जादू या टोना टोटका किया करता था। इन 3 लोगों के अलावा 12-13 लोग और भी गायब हुए थे लेकिन उनका आपस में कोई लिंक नहीं था। लेकिन इन तीनों का जैसे कालीचरण, संतोष और मोइन, इन तीनों का लिंक राम निरंजन से था। पुलिस को पहले से राम निरंजन पे शक था और यह तीनों का लिंक भी इनके साथ जुड़ गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस को पहले से इस पे डाउट था। जब पुलिस वालों ने राम निरंजन के बारे में ज्यादा छानबीन करा तो पता लगा कि राम निरंजन इसका असली नाम नहीं है। दरअसल राम निरंजन का नाम था राजा कुलंदर। राम निरंजन की काफी ऑर्डिनरी जिंदगी थी। बचपन से उन्होंने गरीबी देखा था। बड़े होने पर उन्होंने एक सरकारी दफ्तर में ड्राइवर का काम किया, लेकिन ड्राइवरी की नौकरी करने के बाद भी राम निरंजन के पास एक महंगी ग्रीन कलर की टाटा सोनू कार थी। राम निरंजन बड़ा ही अजीब गरीब टाइप का आदमी था। कभी कभार ऐसा लगता था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब उसकी शादी हुई तो उसकी बीवी का नाम था गोमती देवी, लेकिन उसने अपनी बीवी का नाम बदल के फूलन देवी रख दिया। फूलन देवी से पावर, जस्टिस, एक महिला पावर की इमेज आती है। वह अपने बीबी के नाम से भी पावर महसूस करना चाहता था। राम निरंजन के 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़की, और इनका नाम ही बड़ा अजीब गरीब था। इनका नाम कुछ पावर वाइज था जैसे अदालत, जमानत, आंदोलन। मतलब आप समझ जाइए कि किस टाइप का आदमी था। बीवी का नाम फूलन देवी, बच्चों का नाम अदालत, आंदोलन, जमानत, ऐसा भला कोई नाम रखता है? मतलब ये ऐसा बंदा था जो कि नाम से पावर फील करना चाहता था, यानी इसके हाथ में पूरा कंट्रोल। ये जो तीनों नाम थे ये तीनों के तीनों नाम लो में आते हैं। एक तरह से इनके बच्चे के कंट्रोल में, लो इसके हाथ में है। और सबसे बड़ी बात फूलन देवी जो कि अपने आप में एक पावरफुल लेडी थी, वो भी इससे कंट्रोल। इसलिए यह अपना नाम राम निरंजन से बदल कर राजा कुलंदर रख लिया। राजा यानी कि अपने आप में राजा, किंग। यह अपना नाम राजा रखने के बाद अपने आप को ऐसा समझता था कि जैसे लो इसके जूते के नीचे हो। जब पुलिस ने छानबीन किया तो राजा कुलंदर ने बिल्कुल मना कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी को नहीं जानता बस धीरेन्द्र को छोड़कर। राज कुलंदर बार बार पुलिस को झूठ बोल रहा था और पुलिस वाले उस पर प्रेशर बनाए थे। पता नहीं क्यों प्रेशर में आके या डर के वजह से वो अजीब तरह से व्यवहार करने लग गया। वह अजीब तरीके से बैठने लगा, अजीब तरीके से बातें करने लगा, यहाँ तक कि वो खाना भी खाता तो बड़े अजीब तरीके से खाता था। और पुलिस वाले को बोला कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा और सच सुनने के बाद आप मुझे कभी भी अरेस्ट नहीं कर पाओगे। उसने पुलिस वालों को कहा मैं कुछ भी कहने से पहले एक कुकर भरी दाल पीना चाहता हूँ। तो पुलिस वालों ने कहा ठीक है, इसके लिए दाल लेके आ जाओ। लेकिन उसने कहा नहीं, यह दाल मैं खुद बनाऊंगा। अब दाल बनाने के लिए चूल्हा, सिलेंडर, दाल लेकर ये मैं खुद बना कर खुद पीऊंगा। यहाँ पे बात 1-2 लोगों की नहीं थी बल्कि 14 लोगों की थी। राज कुलंदर दाल बना के ये साबित करना चाहता था कि पुलिस उसके कंट्रोल में, ना कि ये पुलिस के कंट्रोल में है। यानी कि आप इस बात से उसके दिमाग की स्थिति का पता लगा सकते कि उस किस टाइप का आदमी था। दाल पीने के बाद राज कुलंदर ने कहा कि आप जीप निकालिए, हमें नैनी जाना है। नैनी वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर था। नैनी जाने के बाद राज कुलंदर ने पुलिस वालों को पिग फार्म लेके गया। पिग फार्म कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ इतना बड़ा था कि वहाँ पे कुछ लोग आराम से रह सकते हैं। जब पुलिस वाले वहाँ पे पहुँचे तो पुलिस वालों ने पूछा यह फार्म किसका है? तो राजा कुलंदर ने जवाब दिया यह कोई फार्म नहीं है बल्कि यह राजा की अदालत है। यहाँ पे क्या सही है और क्या गलत है ये केवल राजा डिसाइड करता है। यहाँ पे हर फैसला राजा लेता है और हर फैसले के बाद वो और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट, और भी ज़्यादा शार्प, और भी ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है।
एक्चुअली हम यूँ कह सकते हैं कि वो राजा कुलंदर का एक दरबार था जहाँ पे सभी लोग पेश होते थे। अलग अलग मीडिया में अलग अलग रिपोर्ट है, लेकिन जो इंटरनेट पे है मैं वही आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जब वो इस तरीके से बातें कर रहा था तो पुलिस वाले को शक हुआ कहीं ये मेरा टाइम पास तो नहीं करवा रहा, कोई यहाँ पे सबूत वो तो है नहीं। जब पुलिस वाले जाने लगे तो राजा कुलंदर का रुको। जैसे पुलिस वाले रुके तो राज कुलंदर ने एक कट्टे में हाथ डाला और हाथ डाल कर जैसे बाहर निकाला और पुलिस वाले ने जब उस पर टॉर्च बांट के देखा तो एक इंसान की खोपड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान की खोपड़ी। जैसे पुलिस वाले ने टॉर्च की लाइट में वो खोपड़ी को देखा तो पुलिस वाले की हालत खराब हो गया। मानो उनके शरीर के सारे लोग खड़े हो गए, एक बार खड़े हो गए। पुलिस वाले डर गए थे। उस खोपड़ी को देखने के बाद पुलिस वाले पसीने पसीने हो गए। चारों तरफ डर का माहौल था और यह खोपड़ी और किसी का नहीं बल्कि कालीचरण का था, जो उन 14 लोगों में से एक था। अब पुलिस वाले को साफ साफ पता चल गया था इन सभी कत्ल के पीछे एक ही बंदे का हाथ है, वह है राज कुलंदर। उन 14 लोग कब क्यों कैसे कत्ल किया ये कुछ पता नहीं था, लेकिन पुलिस वाले इतना जानते थे कि सभी कत्ल के पीछे इसी का हाथ है। कुछ पुलिस वाले राज कुलंदर को पकड़ रखे थे और बाकी पुलिस वाले उस फार्म की तलाशी ले रहे थे। जब पुलिस वाले उस फार्म की तलाशी ले रहे थे तो उस फार्म से एक बक्सा मिला। जब उस बक्से को खोला गया तो उस बक्से से एक डायरी निकली। इस डायरी में सबसे ऊपर कालीचरण का नाम था और सबसे लास्ट में धीरेन्द्र सिंह का नाम था और दोनों के नाम के आगे क्रॉस का निशान लगा हुआ, यानी जिन लोगों के नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ था उन सभी को इसने निपटा दिया था। जब पुलिस वाले ने राज कुलंदर से पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं तो उसने यूँ करके जमीन की तरफ पॉइंट करके इशारे किए। जब जमीन को खोदा गया तो 3 खोपड़ी और निकली और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि वो खोपड़ी पे इसने कलर किया था। जब पुलिस ने इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि यह खोपड़ी पे कलर इसलिए करता था ताकि उसको पहचाना जा सके, जैसे कि कालीचरण की खोपड़ी पे काला पेंट कर दिया और जो दूसरी खोपड़ी थी जो पहचाना नहीं जा सका उस पर पिंक कलर का पेंट किया हुआ था। यहाँ तक कि कुछ खोपड़ियों पे इसने खुरेद कर उसका नाम भी लिखा हुआ था। जब पुलिस वालों ने पूछा कि क्या तुम सभी लोगों के साथ ऐसा ही करते हो तो उसने रिप्लाई दिया हाँ। उसने पुलिस वाले को बताया कि सभी लोगों का बॉडी एक ही तरीके से डिसमेंटल करता था। पहले वो शरीर को धड़ को अलग कर देता, उसके बाद जो शरीर के प्राइवेट पार्ट को अलग कर देता था और शरीर की ऐसी हरकत कर देता था ताकि कोई पहचाने नहीं। और वो खोपड़ी जो सर है, सर को अपने घर ले आता था, वह सर को अपने पास रखता था, एविडेंस अपने पास रखता था। जब पुलिस ने इसके बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि सर जो ज्ञान है वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है, ज्ञान से बड़ा और कोई धन नहीं है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है वही धनवान है। ज्ञान होता है बुद्धि में और मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञानी बनना है, इसलिए मैं लोगों को मारकर उनकी बुद्धि को खाता हूँ। जो भी मेरे से ज़्यादा चतुर है, जो भी मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको देखकर मेरा दिमाग खटकता है और मैं उनको मारकर उनकी खोपड़ी को सूप बनाकर पी जाता। सबसे पहले जो मैंने आदमी देखा जो मेरे से ज़्यादा चतुर था वो था कालीचरण। सबसे पहले मैंने उसको निपटाया। फिर मैंने संतोष को मारा जो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट, मेरे से ज़्यादा शार्प था, मुझे उसकी स्मार्टनेस चाहिए थी, इसलिए मैंने उसको ही मारा और उसी खोपड़ी को कुकर में डाल के ले आया। और बिल्कुल ऐसा ही उसने 14 लोगों को एक एक करके मारा। उसने साफ साफ कहा कि जो भी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो भी उससे ज़्यादा शार्प है, ज़्यादा बुद्धि वाले हैं, उन सभी को मार मार के खाम। धरती पे ज्ञान से बड़ा कोई दौलत नहीं है, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी है वो सबसे ज़्यादा विद्वान है। उसने बताया कि सबसे पहले जब मैंने कालीचरण को मार कर उसे खोपड़ी को सूप बना के ये ट्राई करना चाहता था ये कैसा लगता है, लेकिन जैसे मैंने वो सूप पिया मैं और भी ज़्यादा बुद्धिमान और शार्प हो गया, और भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया। इसलिए मैं मारने के बाद हर व्यक्ति के शरीर को फेंक देता हूँ, क्योंकि शरीर मेरे किसी काम का नहीं है। जो मेरे काम की चीज़ है वो है उनका खोपड़ी। मैं खोपड़ी को सूप बना के पीता हूँ। यह सारा मामला धीरेन्द्र सिंह से स्टार्ट हुआ था। राज कुलंदर ने बता दिया कि धीरेन्द्र सिंह को मेरे बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने उसको मिलने के लिए बुलाया। मैंने उसको समझाया कि ये ना बताए किसी को और ना ही न्यूज़पेपर में छापे, लेकिन वो मेरे रास्ते का कांटा बन रहा था, इसलिए मैंने उसको भी निपटा दिया। उसने बताया कि मैंने धीरेन्द्र सिंह को अपने टेप फार्म में बुलाया और मैंने उसको बांध रखा था और मेरे साले ने उसके सर पे गोली चलाई। जब पुलिस वालों ने पूछा कि धीरेन्द्र सिंह की बॉडी कहाँ पे है तो राज कुलंदर ने बताया कि उसका सर काट के मैंने प्लास्टिक बैग में डालकर नदी में फेंक दिया, लेकिन उसकी बॉडी का प्राइवेट पार्ट काट के मैंने उसके बॉडी को वहीं पे फेंक दिया, ये गांव से कुछ किलोमीटर की दूरी पे। जब पुलिस वालों ने उसके बताए गए लोकेशन में तलाशी ली तो धीरेन्द्र सिंह की बॉडी से कटा हुआ प्राइवेट पार्ट और सर बताए गए लोकेशन में बिल्कुल मिल गया। और यह सारा का तक 1992 से लेकर 2000 के बीच में हुआ है। पूरे देश की मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रही थी। हर मीडिया में अलग अलग तरह की बातें हो रहा था। आदमी को खाने वाला आदमी, नरभक्षी, आदमखोर आदमी, अपने बच्चे को बाहर ना छोड़े, एक आदमखोर आदमी खुला घूम रहा है। पूरे देश की मीडिया लग गई थी इस न्यूज़ को कवर करने। यह था राज कुलंदर की कहानी। वैसे मैं आपको बता दूँ राज कुलंदर के ऊपर एक वेब सीरीज बन रहा है। वैसे आपको कैसे लगी ये स्टोरी राज कुलंदर की?
आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये मेरा पहला वीडियो है और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें।